जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन बजट के बारे में। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं बजट क्या है, व्हाट इज़ बजट। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसी को हम बजट बोलते हैं, लेकिन संविधान में कहीं भी बजट जो वर्ड है उसका यूज़ नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, और बजट टर्म जो है वो कहीं भी हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। तो अगले फाइनेंशियल ईयर में सरकार कितने रुपए खर्च करेगी और कितने रुपए सरकार जो है रिसीव करेगी, तो इसी का जो लेखा जोखा होता है, इसी के एस्टिमेट को हम बोलते हैं बजट। यानी आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जो है वो कितना खर्च करने वाली है और कितना अर्न करने वाली है, ठीक है। जो इसी का एस्टिमेट है, इसी को हम बोलते हैं बजट। देखिए, जो यूनियन बजट है उसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। पहला है रेवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट। और रेवेन्यू बजट में तीन चीज़ें आती हैं। पहला है टैक्स, और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, और तीसरा है सरकार के जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर। तो ये तीनों आते हैं रेवेन्यू बजट में। उसके बाद जो कैपिटल बजट है उसमें आता है कैपिटल रिसीट और पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार जो कितना पेमेंट कर रही है। अगर मान लीजिए लोन लिए सरकार, तो उसका जो पेमेंट करेगी वो आता है, और कैपिटल रिसीट आता है। तो देखिए, कैपिटल रिसीट में क्या आएगा, तो जैसे मान लीजिए कि अगर सरकार के द्वारा किसी फॉरेन सरकार से पैसे लिए गए हैं तो वो आ जाएगा, या आरबीआई के द्वारा जो है कुछ पैसे दिए गए हैं गवर्नमेंट को, तो वो भी कैपिटल रिसीट में आ जाएगा। तो जो हमारा कैपिटल बजट है उसमें कैपिटल रिसीट आता है और पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट आता है। बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द बजट की। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, और इसी के द्वारा जो है बजट प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर में एक बजट डिवीज़न है, ठीक है। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है इसी के अंडर में है बजट डिवीज़न, और यही प्रिपेयर करती है बजट। तो देखिए, गवर्नमेंट के अंडर में जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ आती हैं, ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो अपना एक एस्टिमेट बना के देती हैं कि अगले साल जो है हमारा इतना खर्चा होने वाला है। तो उसी एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो है ये बजट जो है जारी किया जाता है। और जो बजट है वो प्रिपेयर होता है ऑन द कैश बेसिस। कैश बेसिस का मतलब है कि वॉट एवर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी एक्चुअली रिसीव्ड, यानी जो भी हम अगले साल रिसीव करने वाले हैं या जो भी हम अगले साल पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में जो हम रिसीव करने वाले हैं और जो हम पे करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे बजट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए, हर फाइनेंशियल ईयर में जो हमारे राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा पार्लियामेंट के सामने बजट जो है वो रखा जाता है, और इस बजट को पेश करते हैं हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है ये बजट पेश किया जाता है। और बजट के जो है दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक पार्ट होता है, जिसमें सरकार के डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा जो सरकार की जो प्रायोरिटीज़ हैं, यानी सरकार जो है मेन किस पे फोकस कर रही है, ज़्यादा पैसा जो है वो अगले साल कहाँ पे खर्च करने वाली है, इसके बारे में बताया जाता है पार्ट ए में। और इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर्स को कितने पैसे एलोकेट किए जाएंगे, ये भी पार्ट ए में बताया जाता है। उसके बाद है पार्ट बी। पार्ट बी है फाइनेंस बिल। तो पार्ट बी में डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस होते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए। तो ये सारे टैक्सेस के बारे में बताया जाता है पार्ट बी में। तो अगले साल गवर्नमेंट जो है वो कितना टैक्स प्रपोजल रख रही है। जैसे इस टाइम आप देखेंगे तो जिसकी 7 लाख सालाना इनकम है उसको टैक्स नहीं देना है। तो यही सब जो टैक्स प्रपोजल्स हैं ये पार्ट बी में आते हैं। तो देखिए, बजट के अलावा भी कई डॉक्यूमेंट्स जो है रिलीज़ किए जाते हैं। जैसे पहले तो बजट ही हो गया आर्टिकल 112 में, उसके बाद डिमांड फॉर ग्रांट है आर्टिकल 113 में, फाइनेंस बिल है आर्टिकल 110 में। इसके अलावा फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट रिलीज़ किया जाता है अंडर द FRBM एक्ट। FRBM एक्ट का मतलब हो गया फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ये 2003 का ये एक्ट है। इसी के तहत फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो गवर्नमेंट रिलीज़ करती है। और इसी के अंडर में होता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी कम फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, यानी सरकार की क्या जो है स्ट्रैटेजी होने वाली है अगले साल के लिए, वो स्ट्रैटेजी इसमें बताई गई रहती है। इसके अलावा और कुछ डॉक्यूमेंट रिलीज़ किए जाते हैं, जैसे एक्सपेंडिचर बजट, रिसिप्ट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, बजट एट ए ग्लैंस, ठीक है, यही बजट की समरी होती है ग्लैंस। उसके अलावा बजट का क्या की फीचर है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट अनाउंसमेंट, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो बजट के साथ ही रिलीज़ किए जाते हैं। तो देखिए, आज़ादी मिलने से पहले जो हमारे इंडिया का पहला बजट था वो 7 अप्रैल 1860 को रिलीज़ किया गया था। और कब रिलीज़ किया गया था, तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद जो पावर है ना वो ट्रांसफ़र हो गई थी क्राउन के पास, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी पावर ट्रांसफ़र हो गई थी क्राउन के पास। तो उस टाइम ये बजट जो है वो रिलीज़ किया गया था। और पहले फाइनेंस मेंबर थे जिन्होंने बजट पेश किया, जेम्स विल्सन, ठीक है। जेम्स विल्सन के द्वारा जो पहला बजट था इंडिया का वो पेश किया गया था। और इस बजट को प्रेजेंट किया था उस टाइम के इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर मिस्टर लियाकत अली खान ने, ठीक है। लियाकत अली खान के द्वारा जो है ये बजट प्रेजेंट किया गया था। बात करें अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो इंडिया का पहला बजट रिलीज़ किया था फाइनेंस मिनिस्टर श्री R.K. षणमुखम शेट्टी ने, ठीक है। श्री R.K. षणमुखम शेट्टी के द्वारा रिलीज़ किया गया था।
और ये बजट रिलीज़ हुआ था 26 नवंबर 1947 को। और इस डेट से लेके हर साल इंडिया जो है वो अपना बजट पेश करती है। और किसी भी कंट्री का जो बजट है उसको देख के हम बता सकते हैं कि वो वहाँ की जो इकोनॉमी है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो एक कंट्री की स्ट्रेंथ को शो करता है बजट। बात करते हैं कि बजट का प्रोसेस क्या है, कैसे इसको लाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बजट जो है पेश किया जाता है और दोनों हाउसेज़ में, लोकसभा और राज्यसभा में, इस पर डिस्कशन होती है, चर्चा होती है। और एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जो कि क्या करती है, चेक करने का काम करती है, यानी कि जो डिमांड ऑफ ग्रांट है, यानी जो अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा जो पैसे की मांग की गई है, क्या वो मांग सही या गलत है। ठीक है, तो उसको जो है स्क्रूटनाइज़ करती है ये जो स्टैंडिंग कमेटी है। उसके बाद लोकसभा में जो है इसके ऊपर में डिटेल में चर्चा की जाती है और फिर ये जो बिल है वो पास होता है। तो अब बात करते हैं इंटरिम बजट के बारे में। तो देखिए, इस साल गवर्नमेंट के द्वारा इंटरिम बजट रिलीज़ किया गया है क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे। तो इलेक्शन के पहले हमेशा हर साल आप देखेंगे जब भी इलेक्शन होने वाला होगा तो इंटरिम बजट ही जारी किया जाता है। इंटरिम बजट जो है एक सरकार का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान होता है जो कि इलेक्शन तक जो है सरकार के सारे खर्चे संभालता है। तो जो इंटरिम बजट है वो नॉर्मल बजट से काफ़ी अलग होता है। जैसे जो नॉर्मल बजट होता है उसमें कई चीज़ें होती हैं, जैसे रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, कितना एलोकेशन किया गया है, कितना किस सेक्टर को एलोकेट किया गया, कितना पैसा दिया गया है, पॉलिसी के स्टेटमेंट्स होते हैं। वहीं जो इंटरिम बजट है वो केवल जब तक सरकार बन नहीं जाती है तो सरकार के द्वारा कितने पैसे खर्च किए जाएंगे और कितने पैसे रिसीव किए जाएंगे, बस इसका स्टेटमेंट होता है, बाकी उसमें कुछ नहीं होता। तो देखिए, बजट में एक वर्ड आता है वोट ऑन अकाउंट। तो देखिए, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 116 है वो बात करता है वोट ऑन अकाउंट की, यानी कि एक तरह से सरकार को एडवांस पेमेंट किया जाएगा जो हमारे इंडिया का कॉन्सोलिडेटेड फंड है। तो इंडिया के कॉन्सोलिडेटेड फंड से जो है एडवांस पेमेंट सरकार को किया जाएगा ताकि जो सरकार के आने वाले एक्सपेंडिचर्स हैं वो उन डिमांड्स को मीट कर सके। देखिए, बजट का पार्ट ए देखते हैं। तो देखिए, 2024-25 के बजट का जो विज़न है वो है विकसित भारत, यानी 2047 तक हमारा टारगेट ये है कि हम इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना दें। ठीक है, तो सबका साथ सबका विकास से अब चेंज हो गया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एंड इट इज़ बैक्ड बाय सबका प्रयास। तो मिल करके 2047 तक टारगेट है कि इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाई जाए। तो इस बार के बजट का मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एंड इट इज़ सपोर्टेड बाय सबका प्रयास। तो देखिए, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं वो अपने मेंस के आंसर राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। और जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे का डाटा होता है ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स होता है क्योंकि गवर्नमेंट का डाटा है ये। ठीक है, तो ये बहुत ऑथेंटिक है, तो इसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं और ये जो है आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और इस बार के बजट का जो टारगेट है वो है कि सोसाइटी के सभी लोग को इसमें इंक्लूड किया जाए और हमारे देश के सभी रीजन्स को इसमें इंक्लूड किया जाए। तो ठीक है, तो सोसाइटी के सभी लोगों को इंक्लूड किया जाए और कंट्री के सभी रीजन्स को इंक्लूड किया जाए, यही जो है बजट की फिलॉसफी है। फोकस एरिया के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इस बार का जो बजट है वो 4 चीज़ों पर मेन फोकस कर रहा है। पहला है गरीब, पुअर, दूसरा है वुमेन, महिलाएं, और चौथा है युवा, और युवा को बोला गया है अमृत पीढ़ी, और चौथा है अन्नदाता, फार्मर। तो पहले बात करते हैं हम गरीब पुअर के बारे में। तो देखिए, कहा गया है कि लगभग 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है अब तक। इसके अलावा लगभग 34 लाख करोड़ रुपए जो है वो डायरेक्ट लोगों के खाते में ट्रांसफ़र किए गए हैं यूजिंग द प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट को यूज़ करके लगभग 34 लाख करोड़ रुपीस ट्रांसफ़र किए गए हैं और जिसकी वजह से सरकार के लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपीस जो हैं वो बचे हैं। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम है इसके तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को जो है सहायता राशि प्रोवाइड की गई है और उसमें से लगभग 2.3 लाख लोग ऐसे हैं जिनको तीसरी बार ये राशि जो है वो दी गई है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभ दिया गया है जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको। इसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जो है एंड टू एंड सपोर्ट दिया गया है जो आर्टिजन्स हैं और जो क्राफ्ट्स पीपल हैं उनको। तो लगभग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रेड में इन्वॉल्व हैं ऐसे लोगों को सपोर्ट दिया गया है थ्रू प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अब बात करते हैं महिलाओं के बारे में। तो लगभग 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन दिए गए हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। और हायर एजुकेशन में जो महिलाओं का एनरोलमेंट है वो बढ़ा है लगभग 28% से। ठीक है, 10 साल में लगभग 28% का इंक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा स्टेम कोर्सेज़ में जो महिलाएं हैं 43% का इनरोलमेंट देखा गया है। स्टेम कोर्सेज का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स कोर्सेज़ में। तो इसमें जो है 43% का इनरोलमेंट हुआ है जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। इसके अलावा जो ट्रिपल तलाक था उसको भी इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। और महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स जो हैं वो लोकसभा में और स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व की गई हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने भी लोगों को घर मिले हैं उसमें से 70% सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को घर दिए गए हैं। ठीक है, 70% जो घर हैं वो सिर्फ महिलाओं को दिए गए हैं। अगर बात करें महिलाओं का क्या पार्टिसिपेशन रहा फोर्स लेबर में, तो 2017-18 में जो है लेबर में पार्टिसिपेशन था 23.3%।
और 2022-23 में ये बढ़ के हो गया है 37%। तो 37% पार्टिसिपेशन है फीमेल्स का इन द लेबर फोर्स। नेक्स्ट बात करते हैं युवा की। युवा को जो है अमृत पीढ़ी कहा गया है और युवाओं के लिए लॉन्च किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लाई गई थी, जो कि बेनिफिशियल है यूथ के लिए। इसके अलावा पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री के थ्रू क्या किया जा रहा है कि क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों को, ताकि उनका ऑल अराउंड जो डेवलपमेंट है वो हो सके। और जो स्किल इंडिया मिशन है, इसके तहत लगभग 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेन किया गया है, अप स्किल किया गया है। वहीं लगभग 54 लाख यूथ को री स्किल किया गया है और 3000 नए ITI जो हैं वो खोले गए हैं अंडर द स्किल इंडिया मिशन। इसके अलावा 7 IIT, 16 ट्रिपल IIT, 7 IIM, 15 एम्स एंड 390 यूनिवर्सिटीज़ भी खोले गए हैं। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है 22.5 लाख करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं लगभग 43 करोड़ लोगों को। इसके अलावा सरकार के द्वारा कई और स्कीम्स लाई गई, जैसे फंड्स ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी स्कीम, जो कि यूथ को बना रहा है रोजगार दाता। ठीक है, तो फंड्स ऑफ फंड स्कीम है, स्टार्टअप इंडिया है और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी स्कीम है। वहीं अगर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बात करें तो हाईएस्ट मेडल आए हैं एशियन गेम्स में और एशियन पैरा गेम्स में। और जो चेस प्रोडिजी हैं प्रज्ञानंदा, इनके द्वारा वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन से जो है टक्कर की फाइट की गई थी। और इंडिया में लगभग अब 80 चेस ग्रैंड मास्टर्स हैं और जो कि 2010 में केवल 20 थे, तो अब टोटल 80 चेस ग्रैंड मास्टर्स हैं। बात करते हैं अब अन्नदाता फार्मर्स की। तो फार्मर्स के लिए पीएम किसान सम्मान योजना लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा, जिसके तहत जो है डायरेक्ट फाइनेंशियल सहायता प्रोवाइड किया जा रहा था और लगभग 11.8 करोड़ फार्मर्स को जो है इसके तहत जो बेनिफिट है वो किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स दोनों शामिल हैं। इसके अलावा किसानों की जो फसल बर्बाद होती थी तो उसके इंश्योरेंस के लिए भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च किया गया था, जो क्रॉप को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है और लगभग 4 करोड़ फार्मर्स को इसका लाभ मिला है। और इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का यूज़ करके लगभग 1361 मंडीज़ को इंटीग्रेट किया गया है, एक साथ जोड़ा गया है और टोटल 1.8 करोड़ फार्मर्स जो हैं वो इससे जुड़े हैं। और जो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है इन मंडीज़ का वो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है। इसके अलावा फार्मर्स के लिए जो फार्मर सेंट्रिक पॉलिसीज़ हैं सरकार द्वारा वो लाई गई हैं। ठीक है, इनकम को सपोर्ट करने के लिए भी स्कीम्स लाई गई हैं और जो क्रॉप्स हैं उसके इंश्योरेंस के लिए भी सरकार के द्वारा जो फसल बीमा योजना है वो लाई गई है। और डिफरेंट स्टार्टअप्स के हेल्प से और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के हेल्प से एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। बात करते हैं अब अमृत काल के बारे में। तो देखिए, अमृत काल में बात किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, यानी इंडिया का टारगेट है कि 2070 तक इंडिया जो है नेट ज़ीरो कंट्री हो जाए। यानी नेट ज़ीरो कंट्री मतलब बिल्कुल जो कार्बन है उसका हम यूज़ बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल कम कर दें। तो इस बजट में कहा गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अब विंड एनर्जी का भी यूज़ करेंगे, विंड एनर्जी को यूटिलाइज़ करेंगे। इसके अलावा कोल की गैसिफिकेशन के लिए और लिक्विफिकेशन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाएगी, ताकि जो कोल है जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करता है उसको कम किया जा सके। और इसके अलावा CNG, PNG और जो कंप्रेस बायोगैस है इसमें ब्लेंडिंग किया जाएगा, यानी एथनॉल जो है उसको ब्लेंड किया जाएगा और इसको मैंडेटरी किया गया है। अगर किसी कंपनी के द्वारा बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी लगाई जाती है तो उसको सरकार जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, सहायता प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा नेट ज़ीरो टारगेट को अचीव करने के लिए रूफटॉप सोलराइजेशन लॉन्च किया गया है और लगभग इसके तहत हर महीने 300 यूनिट जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है लगभग 1 करोड़ घरों में। और गवर्नमेंट के द्वारा बसेस लॉन्च की गई हैं जो कि पोल्यूशन कॉज नहीं करेंगी। और जो व्हीकल इकोसिस्टम है उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है और साथ ही साथ चार्जिंग के लिए भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। और गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम जो हैं वो आगे ले आई जाएंगी। अगर अभी तक बात करें अचीवमेंट्स की तो लगभग 10 करोड़ लोगों को LPG कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके अलावा 36.9 करोड़ LED बल्ब प्रोवाइड किया गया है, 72.2 लाख LED ट्यूबलाइट्स जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा 23.6 लाख जो है एनर्जी एफिशिएंट फैंस यानी जो पंखे हैं वो उजाला योजना के तहत जो है वो दिया गया है। 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट जो है वो इंस्टॉल की गई हैं। और जो नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी है उसको बढ़ाया गया है। 2004 में 30.4% कैपेसिटी थी जो कि इंक्रीज़ होकर 2023 में 43.9% हो गई है। बात करें अब इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट के बारे में तो देखिए, PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेन की एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी और जो कॉस्ट है उसमें कमी आएगी। और गवर्नमेंट के द्वारा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट का यूज़ करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। और उड़ान योजना के अंतर्गत जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं उनको एक्सपैंड किया जा रहा है, उनको और चौड़ा किया जा रहा है।
इसके अलावा सरकार के द्वारा अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमोट किया जा रहा है थ्रू मेट्रो रेल एंड नमो भारत। और जो हमारे इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2005 से 2014 के बीच में 298 यूएस बिलियन डॉलर था हमारे यहाँ एफडीआई। वहीं 2014 से 2023 के बीच में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो 596 यूएस बिलियन डॉलर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में। तो देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत जो है स्टेट्स को डेवलप करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए जो राज्य हैं उनकी सहायता की जाएगी। और डेवलपमेंट ऑफ द ईस्ट का टारगेट रखा गया है, यानी जो ईस्टर्न रीजन्स हैं उसको डेवलप किया जाएगा ताकि वो एक अहम रोल प्ले कर सकें हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ में। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत डिसाइड किया गया है कि आगे आने वाले 5 सालों में लगभग 2 करोड़ घर जो है वो बनाए जाएंगे। और एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च की जाएगी जिसके तहत जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपना घर बना सकते हैं, तो उनको एक टाइप का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं उन्हीं को यूटिलाइज़ करके उन्हीं को यूज़ करके नए मेडिकल कॉलेजेस और खोले जाएंगे। और 9 से 14 साल के लड़कियों के लिए सर्विकल कैंसर जो वैक्सीन है वो लाई जाएगी। इसके अलावा मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट लेके आएगी। और जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम लेके आया जाएगा ताकि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। और जैसे कोविड के टाइम में कोविन प्लेटफॉर्म रिलीज़ हुआ था उसी तरीके से यूविन प्लेटफॉर्म रिलीज़ किया जाएगा और जहाँ पे जो टीकाकरण है, इम्यूनाइजेशन है, उसको सपोर्ट किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा उस साइट के थ्रू। और ये सब किया जाएगा इंद्रधनुष मिशन के अंतर्गत। और जो आयुष्मान भारत स्कीम है इसको बढ़ाया जाएगा सभी आशा वर्कर्स के लिए, सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए और हेल्पर्स के लिए। बात करें अभी तक के अचीवमेंट की तो देखिए लगभग 2018 तक 68% जो है वो महिलाएं ऐसी थीं जो कि एंटी नेटल केयर में रजिस्टर्ड थीं। वहीं ये संख्या अक्टूबर 2023 तक बढ़ के हो गई है 89%। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2023-24 में 79,590 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे, लेकिन 2024-25 में इसको बढ़ा के 80,671 करोड़ कर दिया गया है। बात करें एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग की तो आगे आने वाले टाइम में जो पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसमें सरकार जो है वो प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगी। इसके अलावा जो नैनो डीएपी है उसको वेरियस क्रॉप्स के लिए एक्सपैंड किया जाएगा। नैनो डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसको जो है वेरियस क्रॉप्स के लिए एक्सपैंड किया जाएगा। और ऑयल सीड्स के लिए आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा डेयरी के डेवलपमेंट के लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, वो लॉन्च किए जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसको और आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी को, यानी जो पिसीकल्चर वगैरह है, उसको प्रमोट किया जाए, एक्सपोर्ट को डबल किया जाए, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जनरेट हो सके। और इसी के तहत 5 नए एक्वा पार्क्स जो हैं वो खोले जाएंगे। और गवर्नमेंट के द्वारा एक्वाकल्चर और मैरीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ब्लू इकोनॉमी 2.0 लॉन्च किया जाएगा। बात करते हैं अब टूरिज़्म के बारे में। तो टूरिज़्म के अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो स्टेट्स हैं उनको इनकरेज किया जाएगा ताकि जो टूरिज़्म सेंटर्स हैं उनकी वो ब्रांडिंग कर सकें, उनकी वो मार्केटिंग कर सकें, ग्लोबल स्केल पे उसको प्रमोट कर सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, यात्री हैं, वो आएँ विजिट करने के लिए, ठीक है। तो टूरिज़्म को प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा जो सेंटर्स हैं उनको रेट करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसके तहत उस सेंटर्स का जो डिफरेंट क्वालिटी का चेक है वो किया जाएगा। और राज्य सरकारों को लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो टूरिज़्म का डेवलपमेंट कर सकें। और गवर्नमेंट के द्वारा यूनियन टेरिटरीज जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, इनको प्रमोट करने के लिए, यहाँ पे जो पोर्ट की कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए, टूरिज़्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए और यहाँ के एमिनिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो है फंड दिए जाएंगे। कुछ और स्कीम्स की बात करें तो जो लखपति दीदी स्कीम थी इसके तहत जो महिलाएं थीं उनके द्वारा एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया था और ये टारगेट रखा गया था कि हर घर से कम 1 लाख रुपए सालाना जो है वो महिलाएं कमा सकें। तो लखपति दीदी का जो टारगेट था वो 2 करोड़ था, अब उसको बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट किया जा रहा है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन के तौर पे। और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एक नई स्कीम सरकार लॉन्च करेगी जिसके अंतर्गत जो डिफेंस सेक्टर्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा। देखिए विकसित भारत के अंतर्गत जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, राज्यों को लगभग 75,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, वो भी 50 साल के इंटरेस्ट फ्री लोन पे। और इसके अलावा जो सोशल चैलेंजेस हैं जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, डेमोग्राफिक चेंजेस, इनको जो है एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन करेगी और ये कमेटी जो है वो विकसित भारत के गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बजट का पार्ट बी। देखिए इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। तो पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। तो लगभग 10 सालों में जो टैक्स का जो कलेक्शन है वो लगभग 3 गुना हो चुका है
और टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की जो संख्या है वो 2.4 टाइम से इंक्रीज़ हुई है। और जो टाइम लगता था रिटर्न फाइल करने में 2013-14 में 93 डेज़ थे, जो कि घट के हो गया है 10 दिन। ठीक है, 93 डेज़ था 2013-14 में, जो कि घट के हो गया है 10 दिन। और जिसकी इनकम सालाना 7 लाख रुपए है उसको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। और रिटेल बिजनेसेस के लिए टैक्स को बढ़ा दिया गया है, 2 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया है। वहीं जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है उसमें डिक्रीज़ किया गया है, 30% से डिक्रीज़ करके 22% किया गया है जो अभी कंपनीज़ हैं उनके लिए। बाकी जो नई नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं उनके लिए ये 15% है। और टैक्स पेयर सर्विसेज में इंप्रूवमेंट किया गया है थ्रू फेसलेस असेसमेंट एंड अपील। इसके अलावा 26AS एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, तो देखिए जो एवरेज मंथली कलेक्शन है जीएसटी का वो लगभग डबल हुआ है, 2.66 लाख करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 24 में। वहीं स्टेट के टैक्स रेवेन्यू में भी इंक्रीज़ हुआ है। 2012 से 16 के बीच में ये 0.72% था, जो कि 2017 से 23 के पीरियड में बढ़ के हो गया है 1.22%। और गुड्स एंड सर्विसेज के लॉजिस्टिक कॉस्ट में और उनके प्राइसेस में कमी किया गया है। और 2019 के कंपेरिजन में जो इंपोर्ट रिलीज टाइम था उसमें कमी आई है, यानी जो कंटेनर वगैरह जो सामान वगैरह यहाँ से जाता था दूसरे कंट्री में, तो उसको रिलीज़ करने का जो टाइम था उसमें हमको कमी देखने को मिला है। लगभग 47% की कमी आई है इनलैंड कंटेनर डिपोट्स में, और 28% का कमी आया है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस में, और 27% की कमी आई है सी पोर्ट्स में। इसके अलावा जो सप्लाई चेन है उसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है थ्रू रिमूविंग द टैक्स आर्बिट्रेज एंड ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय वो टैक्स होता है जब कोई सामान स्टेट के अंदर एंटर करता है तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है उस पर टैक्स लगाया जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्ट्रॉय। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि सरकार ने 100 रुपये अगर कमाए तो कैसे कमाए, अगर 100 रुपये खर्चे तो कैसे खर्चे। तो पहले बात करेंगे कि पैसा कहाँ कहाँ से आया गवर्नमेंट के पास। तो लगभग देखिए 19% जो पैसा है वो इनकम टैक्स से आया, 28% जो पैसा है वो बोरोइंग करने से आया, 5% यूनियन के एक्साइज ड्यूटीज़ के द्वारा आया, 17% जो है वो कॉरपोरेशन टैक्स से आया, और 18% आया जीएसटी और अदर टैक्सेस से, और कस्टम से आया 4%, और 7% आया नॉन टैक्स रिसिपीट से, और नॉन डेबिट कैपिटल रिसिपीट से आया 1%। तो ये था पैसा कहाँ से आया। अब बात करते हैं पैसा कहाँ पे गया। तो लगभग 20% पैसा गया सरकार का इंटरेस्ट पे करने में, और लोगों को पेंशन देने में 4% पैसा गया, अदर एक्सपेंडिचर में 9% गया, और स्टेट को पैसा एलोकेट करने में लगभग 20% गया, और 8% गया फाइनेंस कमीशन के लिए, 16% गया सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए, डिफेंस में 8% दिया गया, सब्सिडीज़ के लिए 6% दिया गया, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई जाती हैं, यानी कि स्टेट में वो स्कीम चलती है लेकिन फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो उसके तहत जो है लगभग 8% रुपये जो है वो खर्च किए गए। तो ये कुछ एनालिसिस था कि सरकार का पैसा कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, और इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।